पवन सिंह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। उनको बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए जैसे ही बोला जाएगा, वह चुनाव लड़ जाएंगे। और उसके बाद से भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के फैंस और बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है कि फिर से एक नए भोजपुरी फिल्म स्टार की सक्रिय राजनीति में एंट्री होने वाली है। भोजपुरी का एक और कलाकार भोजपुरी फिल्म में अपना किस्मत आजमाने के बाद, वहां स्टारडम हासिल करने के बाद अब राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ रहा है। पवन सिंह से पूछा गया कि क्या वह आरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस पर पवन सिंह कहते हैं कि हाँ, वह बिल्कुल तैयार है। और पवन सिंह के कह मात्र देने से हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि अब आरा के जो वर्तमान सांसद है, उनके बदले पवन सिंह को टिकट दिया जाएगा। मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है कि पवन सिंह को टिकट देने के लिए जो आरा के सांसद है आर के सिंह, जो खुद ही बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का उनका टिकट काट दिया जाएगा। और अब आखिर क्यों भोजपुरी फिल्म स्टारों का राजनीति में इतना क्रेज है, क्यों हर राजनीतिक पार्टी इन कलाकारों को टिकट देने की कोशिश में लगे रहती है, उन पर दांव खेलना चाहती है, इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। ऐसे तो भोजपुरी के कई कलाकार राजनीति में अपना किस्मत आजमा चुके हैं। कई लोग अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक सफलता बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले कलाकारों को मिले हैं। यानी कि जिस फिल्म स्टार ने भाजपा का दामन थाम कर चुनाव लड़ा है, उसका सक्सेस रेशियो काफी अच्छा रहा है। और आज हम इन्हीं भोजपुरी सितारों की बात करेंगे जिन्होंने अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा। जानेंगे कि कौन राजनीति में सफल रहा और किसको राजनीति रास नहीं आई। और सबसे पहले बात करते हैं मनोज तिवारी की, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने भोजपुरी को दोबारा से जीवन दान दिया। और अभिनेता से नेता बनने की रेस में सबसे पहले मनोज तिवारी ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से शामिल हुए। अपने पूरे स्टारडम पर होने के साथ मनोज तिवारी ने 2009 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी की तरफ से इन्हें गोरखपुर में यूपी के मौजूदा सीएम और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन मनोज तिवारी को राजनीति की पहली पारी में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2013 में इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और बीजेपी इन्हें यूपी की जगह दिल्ली लेकर गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कैंडिडेट बनाया गया और बीजेपी का दांव कामयाब रहा और मनोज तिवारी लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद पार्टी में इनका कद लगातार बढ़ते गया। पार्टी की तरफ से इन्हें दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने 2017 का एमसीडी जो चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को जबरदस्त जीत दिलाई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा मनोज तिवारी जीतने में कामयाब रहे। खुद तो जीते ही, राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर पार्टी का कब्जा हुआ। हालांकि इसके बाद हुए जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी की बुरी तरह हार हो गई और इसके बाद इन्हें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर मनोज तिवारी ने राजनीतिक जीवन में काफी सफलता हासिल की है। इसके बाद मनोज तिवारी के सहयोग से ही रवि किशन को बीजेपी में लाया गया। रवि किशन भोजपुरी के वो स्टार हैं जो जितने दमदार भोजपुरी में साबित हुए, उतने ही असरदार बॉलीवुड में भी हुए। ये बॉलीवुड में भी अपने अभिनय के बल पर राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। फिल्म तेरे नाम के लिए इन्हें बेस्ट को एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और रील की दुनिया में कामयाब होने के बाद रवि किशन ने 2014 में पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने अपने गृह जिले जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और मनोज तिवारी की तरह ही ये भी अपना पहला चुनाव हार गए। अपने घर में इन्होंने मात्र 42,759 वोट हासिल की और मनोज तिवारी के सहयोग से 2017 में रवि किशन को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल कराया गया और 2 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकल्प बनाया गया। इनको गोरखपुर से टिकट मिला और रिकॉर्ड वोट से जीतकर रवि किशन लोकसभा पहुंच गए। और इसके बाद बारी आई दिनेश लाल यादव निरहुआ की। निरहुआ ने भोजपुरी में गायकी और एक्टिंग में लगभग 10 साल तक अपना नाम बनाने के बाद 2019 में सक्रिय राजनीति में एंट्री की। सियासत के पिच पर इनका पहला मुकाबला यूपी के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार से हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें आजमगढ़ से लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा और मनोज तिवारी और रवि किशन की तरह ये भी अपना पहला चुनाव हार गए। लेकिन अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव जीत जाने के बाद 2022 में यहाँ लोकसभा का उपचुनाव हुआ और बीजेपी की तरफ से फिर से निरहुआ को आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया। और इस बार इनका मुकाबला अखिलेश यादव के चचेरे भाई सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव से हुआ और इस बार निरहुआ जीतने में कामयाब रहे और लोकसभा पहुंच गए। और इन 3 कलाकार के अलावा एक जमाने में भोजपुरी इंडस्ट्री का शहंशाह कहे जाने वाले कुणाल सिंह भी राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन वो सियासत के पिच पर बिल्कुल फेल रहे। 2014 में ये राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए और पार्टी की तरफ से इन्हें पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारा गया, पर कुणाल यहाँ पे मात खा गए और पहला चुनाव हारने के बाद वो दोबारा अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। इसके अलावा भोजपुरी के एक और अभिनेता संजय यादव ने भी राजनीति में किस्मत आजमाई। 2015 विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए और 2015 के बाद इन्होंने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। इसके अलावा राजद से ही पवन सिंह के साथ उनकी फिल्म में काम कर चुके एक साथी कलाकार अनिल सम्राट ने भी चुनाव लड़ा और उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि जितने भी कलाकार चुनाव लड़े हैं, सब बीजेपी के टिकट से ही चुनाव जीत पाए हैं। और अब पवन सिंह की बारी है, देखना होगा कि पवन सिंह अपना पहला चुनाव जीत पाते हैं या नहीं।
अगर वो ऐसा करने में सफल रहे तो भोजपुरी के वो पहले कलाकार होंगे जिन्होंने अपने पहले चुनाव में ही सफलता हासिल कर ली। बाकी आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।